दोस्तों नमस्कार, मैं गीतेश भर आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस ताल गीत यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा है कि हमारी जो मेहनत है उसकी चोरी हो रही है और वो चोरी हो रही है, हमारे मेहनत की चोरी वो किस पैमाने पर हो रही थी या हो रही है, ये सब समझाने के लिए मैं आज आपके सामने और एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसके बारे में हम जानेंगे भारतीय रुपया, इसका इतिहास। जब तक हम भारतीय रुपये को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम हमारी मेहनत कैसे चोरी हो रही है ये भी नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें भारतीय रुपये का इतिहास जानना पड़ेगा। आज तक हमने पढ़ाई की लेकिन किसी अर्थशास्त्र में या किसी स्कूल और कॉलेज में हमें रुपया पढ़ाया नहीं गया कि रुपये का असली मकसद क्या था और रुपया असली है क्या, ये हमें पढ़ाया नहीं गया था। तो आज मैं इसी रुपये के बारे में बात करने आया हूँ। ये जो रुपया है इसकी जो जानकारी है, ये जो खोज है, ये मैंने एक किताब से ली है जिसका नाम है रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। इस किताब से मैंने ये जानकारी इकट्ठा की है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, रुपये भारतीय रुपया आखिर क्या है इसके बारे में जानने के लिए। तो प्राप्त दस्तावेजों और खोजों से ये पता चला कि मुद्रा चलन अति प्राचीन है, मतलब जिसका ये बहुत निरंतर काल से चली आ रही है, ये बहुत प्राचीन है, बहुत ऐतिहासिक है। दोस्तों मुद्रा का जन्म मापक मानक मूल्य पर आधारित है, जिसका वैदिक काल प्राचीन काल से लेकर आज तक मापक मानक मूल्य पर आधारित था और है और हमेशा रहेगा, जिसके बहुत से प्रमाण आज भी मिलते हैं, आज भी है। अंग्रेजों ने और अर्थशास्त्रियों ने रुपये को जन्म देने का श्रेय शेर शाह सूरी को दिया है। मतलब हमारे देश में ये जो मुद्रा की प्रणाली है ये काफी लंबे समय से चलती आ रही है, मतलब पुरानी है, वैदिक काल से चली आ रही है, बहुत अति प्राचीन है। और अति प्राचीन होने के साथ हम मुद्रा तो चला रहे थे, लेकिन जब वो मुद्रा थी तो एक चांदी का सिक्का था। इसी चांदी के सिक्के का उसका नामकरण करके इसी चांदी के सिक्के का नाम रुपया रखा गया, जो आज दस्तावेजों में उपलब्ध है, अंकित है। जब ये दस्तावेजों में अंकित है तो इसको अभी बदला नहीं जा सकता, ये स्थिर होता है, इसको कोई मतलब बढ़ाया घटाया नहीं जा सकती। रुपया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में ईस्वी सन 1540-1545 में किया था, जिसका वह जो एक चांदी का सिक्का था जिसका जो भार मानक था वो 179 मानक, ये मानक है, मानक 179 ग्रेन, जिसका मूल्य 11.635 मतलब 11.635 ग्राम, जिसको एक तोला बोला गया था। सोने की एक इकाई, सोने की एक बड़ी इकाई जिसका वजन एक तोला, लगभग एक तोला था, उसको 1 रुपया नहीं बल्कि 10 रुपया माना गया। और चांदी का एक सिक्का, उसको हमें छोटी इकाई, मतलब छोटी इकाई, उसको 1 रुपया माना गया। मतलब सोने की एक मुद्रा को, एक मुहर को 10 रुपया माना गया, सोने की एक मुद्रा को 10 रुपया माना गया और चांदी की एक मुद्रा को 1 रुपया माना गया। और इस तरह भारत में प्रथम बार सैद्धांतिक रूप में, भारत में इस तरह से पहली बार सैद्धांतिक रूप में रुपये का जन्म हुआ। जो रुपये का वैध दस्तावेज है, क्या है? वैध दस्तावेज, यानी आज की डेट में जो हम लीगल टेंडर पढ़ते हैं, जो हमारे नोटों पे लिखा होता है लीगल टेंडर, वो दस्तावेज लीगल तौर पे इसमें मिलता है, लीगल टेंडर है। समझ पा रहे हैं? मतलब रुपया शब्द का जो जन्म है वो शेर शाह सूरी के शासन काल में, जो ईस्वी सन 1540-45 में था, उसमें एक मानक था जिसको 179 ग्रेन यानी कि 11.365 ग्राम का सोना, एक तोला सोना का था, जिसमें एक बड़ी इकाई यानी एक सोने का सिक्का, उसको एक 10 रुपया बोला जाता था, और 1 रुपए की इकाई, उसको एक चांदी का सिक्का, उसको 1 रुपया बोला जाता था। इस तरह से भारत में पहली बार सैद्धांतिक रूप में मुद्रा रुपये का जन्म हुआ, जो रुपये के वैध दस्तावेज का एक लीगल टेंडर है। रुपये के
वैध दस्तावेज का एक लीगल टेंडर है। समझ गए आप लोग? ये है लीगल टेंडर। अब ये जब लीगल टेंडर है, ये वैध दस्तावेज है, इसको बदला नहीं गया और ये आज तक है। रुपये से छोटी इकाई के रूप में एक सिक्का चला जाता है जो तांबे का था, जिसको दाम बोला जाता था, ठीक है, जिसको दाम कहा जाता था। कालांतर में जब समय बदला तो समय के साथ साथ जब कालांतर में जब मुगलों का शासन आया और मुगलों के शासन के दौरान एक उपमहाद्वीप में मौद्रिक प्रणाली जो थी वो सुदृढ़ करने के लिए तीनों धातुओं के सिक्कों का मानकीकरण किया गया। अभी आप समझ पाए? मतलब जब तक मुगलों का कोई शासन नहीं था तो मुगलों के शासन आने के दौरान पूरे उपमहाद्वीप में मौद्रिक प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए तीनों धातुओं के सिक्के का मानकीकरण किया गया। मतलब उनको एक मानक दिया गया और मानकीकरण देने के बाद शेर शाह सूरी के शासनकाल के दौरान जो आरंभ किया गया चलन था, जिसको हम रुपया मानते हैं, आज भी वो चलन प्रचल में है। अंग्रेजों के आने से पहले एक मुहर या मोहर बोल सकते हैं आप, जिसका वजन लगभग 1 तोला था, जिसका वजन लगभग 1 तोला बनाया गया था, जिसकी कीमत 10 रुपए था, जिसकी कीमत मूल्य एक मुहर 1 तोला सोना, लगभग 1 तोला सोना, और जिसका मूल्य था 10 रुपए। कितना? 10 रुपए। अब ये जो चलन है ये आज भी प्रचलित है, ये आज भी चलन में है। अगर आपको इसके बारे में जानना है कि ये बंद हुआ या चालू है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक सीधी सी बात है। आज कोई भी आप बैंक में जाइए और अपना एक अभी जो प्रचलन में है, अभी जो चलन में चल रहा है, वो एक आप रुपए का सिक्का लेके जाइए और शेर शाह सूरी के शासनकाल में जो उस समय का जो पुराना सिक्का था वो आप लेके जाइए। अगर वो दोनों सिक्कों को आप बैंक में जमा कीजिए, अगर बैंक आपको बोलती है कि ये सिक्का नहीं है, ये बंद हो गया, अगर ऐसे बोलती है तो आप उसको लिखित में मांगिए कि ये जो शेर शाह सूरी के शासनकाल में चलने वाला जो सिक्का था ये बंद हुआ, ये इस बैंक की तरफ से आप लिखित में मांगिए। अगर बैंक लिख कर देती है तो हम आगे बढ़ के इसके ऊपर कुछ करेंगे। अगर बैंक ये कहती है कि हम ये लिख कर नहीं दे सकते तो इसका मतलब वो आपको भूल ताप दे रहे हैं। बैंक हमेशा आपको ये बोलेगी कि नहीं, ये तो बंद हो गया, ये तो अभी प्रचलन में नहीं है, ये मिलता कहाँ है, ये गुमनाम हो गया। तो ऐसे बेबुनियादी जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन इन बेबुनियादी जवाबों से आपको हमेशा दूर रहना है, क्योंकि ये मतलब ये जो दस्तावेज है ये संवैधानिक है और ये आज भी हमारे देश में ये प्रचलित है। तो मुहर ये चल रहा था जब हुमायूं का शासनकाल था, हुमायूं के शासनकाल में। उसके बाद 1 रुपया आया, 1 रुपया जो शेर शाह सूरी ने बनवाया। उसके बाद फिर अकबर का जो कारकिर्द हुआ, अकबर का जो शासनकाल आया, जिसमें अकबर का जो शासनकाल आया उसमें भी मुहर का इस्तेमाल किया जाता था। तो इस तरह से ये हुमायूं, मुहर, पहले हुमायूं, उसके बाद शेर शाह सूरी जो 1 रुपया लेकर आए, जो अफगान से थे, और मुहर जो अकबर के कारकिर्द में, शासनकाल में ये सब आया था। अब तो आप समझ गए कि हमारे रुपये का एक मानक है, हमारे रुपये का एक सिद्धांतिक वैल्यू है, और ये आज की करेंसी नहीं, आज का सिक्का नहीं, बल्कि ये 1540, जिसको 1540 में इसको मान्यता मिली थी, 1540 से ये शासन मतलब चल रहा है, ऐसा ये हमारा रुपया है। अब अंग्रेजों द्वारा भारतीय सैद्धांतिक मौद्रिक प्रणाली का अंत। अंग्रेजों द्वारा हमारी जो भारतीय मौद्रिक प्रणाली थी इसका अंत कैसे हुआ? ये तो चल रहा था, लेकिन इसका अंत किया गया, और वो कैसे किया गया हम ये देखेंगे। अब यह मानक मौद्रिक प्रणाली इतनी सुदृढ़ थी कि 1700 में लगभग 1700 में
अंग्रेजों के आने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 24.4% हमारी जो ये मौद्रिक प्रणाली है, ईस्वी सन 1700 में अंग्रेजों के आने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था 24.4% आय के साथ विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? भारत, ये जब मौद्रिक प्रणाली हमारे देश में चलती थी तो हमारा जो भारत है वो इस मौद्रिक प्रणाली के तहत, हमारे देश में पहले बोला जाता था कि हमारा देश सोने की चिड़िया है। मतलब हमारे देश में व्यापार नहीं था। हमारा देश व्यापार नीतियों पे नहीं चलता था। हमारा देश मौद्रिक नीति पर चलता था, जिसके आपने सुना होगा। मेरा जन्म 1995 का है। 1905 से जब मैं 3-4 साल का हुआ तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि हमारे गांव में जो विनिमय होता था, जो हमारे गांव में जो हमारा व्यापार था, वो इस तरह से था कि मेरे घर में अगर चावल बनता है तो मैं अपने घर में जो बना हुआ या उगने वाला जो चावल है, वो जिससे मैं सेवा ले रहा हूँ उसको मैं दूं, और जो वो सेवा प्रदान कर रहे हैं उसकी सेवा मैं लूं। जैसे एक नावी था हमारे गांव में, वो नावी मेरा साल भर बाल काटता था, और जब मेरे खेत से धान निकल के आते थे तो मैं मतलब उसमें से कुछ धान उसकी सेवा के बदले में उसको देता था। यही प्रणाली चल रही थी। जैसे गांव का गुराखी है जो साल भर गैया चराता था, और साल के बाद जब हमारे फसल से धान निकल के आते थे तो हम उसको वो धान देते थे। तो इस तरह से वस्तु के बदले में वस्तु, सेवा के बदले में वस्तु, ऐसी हमारी अर्थव्यवस्था चलती थी। और उसी तरह से ये मौद्रिक प्रणाली थी। ये लोगों को कभी कर्जे में नहीं डालती थी, लेकिन आज ये कर्जे में डाल रही है। हम आज तक जो भी पढ़े हैं तो हमें यही सिखाया गया कि हमारा देश सिर्फ कृषि प्रधान देश रहा है। हमें उद्योग प्रधान देश के बारे में तो बताया ही नहीं। बल्कि हमारा देश कृषि प्रधान ही नहीं, बल्कि हमारा देश उद्योग प्रधान भी था। उद्योग प्रधान मतलब ये नहीं कि कारखाने थे, नहीं। हमारा देश कृषि से संलग्नित, मतलब कृषि से संलग्न जो भी उद्योग थे वो सारे चीजें होते थे, वो सारे उद्योग होते थे। जैसे खेत में जो भी अनाज होता था, जो भी उत्पाद होता था, उस उत्पाद से मत्स्य पालन, गो पालन, या फिर दुग्ध व्यवसाय, या खेती बाड़ी, ये सब जो भी है, जैसे धागा, ये कपड़े, खादी, ये सब उद्योग जो थे ये कृषि से संलग्नित थे। इस वजह से हमारा देश कृषि प्रधान ही नहीं, बल्कि हमारा देश एक उद्योग प्रधान देश भी था। लेकिन हमें आज तक अर्थशास्त्र में ये चीज पढ़ाई नहीं गई, या किसी इतिहासकारों ने या किसी अर्थशास्त्री ने नहीं बताया कि हमारा देश कृषि प्रधान के साथ साथ हमारा देश उद्योग प्रधान देश भी था। समझ रहे हैं आप इस बात को? समझ रहे हैं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब अंग्रेज हमारे देश में व्यापार करने आए, जो इंडिया कंपनी लेकर आई, हमारे देश में आई, तो उससे पहले हमारे देश में जो व्यापार होता था, जो भी कृषि संलग्नित उद्योग होते थे, या उद्योग होते थे, वो एक मौद्रिक प्रणाली पे होते थे। जब हमारे देश में अंग्रेज आए, तब हमारे देश में पूरी भरपूर मात्रा में सोने और चांदी के रूप में मुद्रा उपलब्ध थी। तब हमें कहा जाता था कि हमारा देश सोने की चिड़िया है। तब हमें कहा जाता था कि हमारा देश सोने की चिड़िया है। ये ऐसे ही नहीं कहा जाता था, इसकी वजह से कि अंग्रेज आने से पहले हमारे देश में जो भी चलन था वो सोने और चांदी के सिक्के के रूप में मुद्रा उपलब्ध थी, और जिसके भौतिक सिद्धांत भी थे। जैसे हमने बताया कि सोने चांदी के सिक्के के रूप में मुद्रा उपलब्ध थी बहुत ज्यादा मात्रा में, जिसके सैद्धांतिक मानक भी थे। वो मानक जो थे वो एकदम स्थिर थे, जिसमें कोई अदल बदल नहीं हो सकती थी, या उसकी वैल्यू कोई मतलब उसका जो मूल्य है कभी कम ज्यादा नहीं हो सकता था, बढ़ घट नहीं सकता था। तो ये एक भारतीय स्टैंडर्ड था। जैसे एक तोला चांदी या 11.664 शुद्ध एक तोला
शुद्ध 1 तोला चांदी या 11.664 ग्राम, ग्राम जिसको बोला जाता है, सॉरी ग्राम, या 180 ग्रेन, या 180 ग्रेन, जो आपको पहले मैंने ग्रेन का बताया, ग्रेन का सिक्का इक्वल्स टू 1 रुपया। मतलब समझ में, शुद्ध 1 तोला चांदी का सिक्का या 11.66 ग्राम का सिक्का या 180 ग्रेन का सिक्का जिसका वैल्यू था 1 रुपया। समझ पाए? चांदी का अगर वो सिक्का अगर चांदी का है तो अगर वो शुद्ध 1 तोले का है या फिर 11 दशमलव उसकी सोने उसकी चांदी की मात्रा जो है वो 11.664 ग्राम है या फिर वो 180 ग्रेन का है, तो उसकी जो वैल्यू थी वो 1 रुपया थी। कितना थी? 1 रुपया। जो दूसरा था शुद्ध 1 तोला चांदी, अब ये सोने की जगह चांदी सोना, शुद्ध 1 तोला सोना या 11.664 ग्राम सोना या फिर 180 ग्राम का सिक्का जिसका रुपया था 10 रुपया, जिसका रुपया था 10 रुपया, जिसका मूल्य था 10 रुपया। समझ पाए आप? शुद्ध 1 तोला चांदी या 11.66 ग्राम या फिर 180 ग्रेन का सिक्का, मतलब कुछ भी हो, उसका वैल्यू था 1 रुपया। सपोज मान लीजिए मेरे पास 2 सिक्के हैं, एक चांदी का है एक सोने का है। शुद्ध चांदी का 1 तोला सोना या उसका जो ग्राम है 11.664 ग्राम वो, या फिर 180 ग्रेन का सिक्का अगर मेरे पास है तो वो उसको 1 रुपया माना जाएगा। और एक तरफ है एक शुद्ध 1 तोला सोना 11.664 उसकी मात्रा है जो ग्राम में है, और उसके साथ 180 ग्रेन का सिक्का है, तो उसकी वैल्यू जो है वो 10 रुपया। मतलब एक शॉर्टकट में समझा जाए तो 1 रुपए का चांदी का सिक्का मतलब 1 रुपया और सोने का सिक्का मतलब 10 रुपया। समझ में? शॉर्टकट में चांदी का सिक्का मतलब 1 रुपया और सोने का सिक्का मतलब 10 रुपया, ये उसका मूल्य था। और ये मूल्य एकदम फिक्स था, स्थिर था। जब अंग्रेज भारत पर कब्जा किए तब भारत का लूटपाट एवं शोषण का करना शुरू हो गया। मतलब जब अंग्रेजों को ये पता चला कि इस देश में, इस भारत में जो व्यापार होता है, जो मौद्रिक प्रणाली है, ये सब सोने और चांदी के सिक्के के ऊपर होती है और उसका एक स्थिर मापक है। जब ये बात पता चली तो उन्होंने भारत का शोषण करने का उत्तम साधन इस व्यापार को उन्होंने हथियार बनाया। और जब हथियार बनाया तब इसके लिए उन्होंने एक मुद्रा बाजार प्रणाली का निर्माण किया, जिसके वो सोने का जो चांदी का सिक्का है उसका मूल्य घटा बढ़ा मतलब सत्य है ऐसा उन्होंने तय किया। और वहां से ही हमारे देश के लोगों का शोषण चालू हो गया और वहां से ही हमारे देश की लूटपाट चालू हो गई। और हमारा देश जो सोने का चिड़िया था वो वहां से उठकर आज तांबे की चिड़िया भी नहीं रहा। आज गरीब, पूरे गरीब 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 यही जगह जगह पर दिख रहे हैं। यही रीजन था जो हमारे स्थिर मापक मूल्य को, हमारे स्थिर रुपये को बढ़ाकर घटाकर उन्होंने कम कर दिया। अब रुपया क्या है? अब आपको समझ में आया होगा कि रुपया क्या है। जब हम इस चीज को हम समझे तो आपको समझ में आया होगा कि रुपया क्या है। जब हम इस चीज को समझे तो हमें यह समझ में आया होगा कि रुपया क्या है। तो रुपया क्या है? तो रुपया में सोने की मात्रा रुपया में सोने की मात्रा मानक ही रुपया है और कुछ नहीं। मतलब रुपया में सोने की जो मात्रा है वही रुपया है। रुपया क्या है? रुपये में जो सोने की मात्रा है वही रुपया है, वही मानक है, वही रुपया है। समझ गए? मात्रा, मानक, इसको समझ में। रुपया में सोने की मात्रा या मानक, उसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूं, वही रुपया है। क्या है? वही।
रुपये में सोने की मात्रा यानी मानक ही रुपया है और कुछ दूसरा रुपया नहीं है। अब अब जबकि सैद्धांतिक मुद्रा का मूल्य स्थिरांक होता है। अब जब हमने ये देखा कि सिद्धांतिक मूल्य जो होता है मुद्रा का वो एकदम स्थिर होता है, उसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, उसको कम ज्यादा नहीं किया जा सकता, घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। ये एकदम प्रकृति के खिलाफ है, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। ये घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। उसी प्रकार जैसे जैसे भार की मापक किलोग्राम होती है, उसी प्रकार जैसे भार की मापक क्या होती है, किलोग्राम में होती है। लांबी लांबी मतलब दूरी दूरी नापने के लिए मापक होता है मीटर। उसी तरह जैसे समय समय मापने के लिए जो एक स्थिर मापक है वो है मिनट मिनट। इसी तरह हर वस्तुओं को मापने के लिए एक मापक बनाया गया है और ये सभी मापक एकदम स्थिर है, एकदम स्टेबल है, इसको बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। हमारे भारत में कुछ और है और कहीं दूसरे देश में कुछ और है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सपोज मैं 1 किलो चावल खा रहा हूँ तो उससे मुझे जितनी एनर्जी मिल रही है तो उतनी ही एनर्जी अगर मैं कल की डेट में खाऊंगा तो उतनी ही एनर्जी मिलेगी, या मेरे दूसरा कोई आदमी खा रहा है तो उसको भी उतनी ही एनर्जी मिलने वाली है। उसी तरह भारतीय रुपया मुद्रा भी एक मूल्य है, एक मापक है। इसकी भी मानक मात्र एकदम स्थिर है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। इसका मूल्य जो मापक होता है, इसका जो मापक है एकदम स्थिरांक है, इसका कोई भी इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो ये अंग्रेज ने हमारे रुपये का मूल्य कैसे बढ़ा सकते, कैसे घटा सकते, तो इन्होंने ये गलत किया है। ये गलत करके हमारा शोषण किया है। उन्होंने गलत तो किया है और ये गलत करके हमारे साथ शोषण हो रहा है, और ये ऐसे ही अगर चलता रहेगा तो ये हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। ये हमारी साथ ही नहीं बल्कि हमारे आने वाली जनरेशन के साथ भी ये नाइंसाफी होते रहेगी, क्योंकि हमारे रुपये में जो मात्रा है, मूल्य की मात्रा है, वो स्थिर है और वो स्थिर ही होनी चाहिए, तभी हमारा शोषण नहीं होगा। मानक यानी स्टैंडर्ड मात्रा को ही रुपया कहा जाता है, जो मूल्य मापने का एक बाट है। मानक मात्रा को ही रुपया कहा जाता है, जो मूल्य मापने का बाट है। मानक यानी स्टैंडर्ड मात्रा ही ज्ञान विज्ञान या सिद्धांत है। मानक स्टैंडर्ड ज्ञान विज्ञान विज्ञान का क्या है, सिद्धांत है। मानक स्टैंडर्ड ही क्या है, लोक कल्याणकारी अवधारणा, लोक कल्याणकारी अवधारणा तथा नैसर्गिक न्याय है। मानक ही क्या है, मतलब लोक कल्याणकारी अवधारणा और नैसर्गिक न्याय है। उस स्टैंडर्ड ही उत्पादन का स्रोत तथा सेवा की प्रतिस्पर्धा है। समझ पा रहे, ये जो स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड की मात्रा ही उत्पादन का स्रोत तथा सेवा की प्रतिस्पर्धा है, और मानक स्टैंडर्ड मात्रा ही आर्थिक आजादी एवं सर्वांगीण विकास है। मतलब हमारे मानक स्टैंडर्ड जो है वही हमारी आर्थिक आजादी और हमारी सर्वांगीण विकास है, जिसका मूर्त रूप से सोने की मात्रा है, जो नैसर्गिक सिद्धांत है, नेचुरल प्रिंसिपल है, जो शास्त्रियों के शब्दों में अगर कहा जाए तो अपने आप में कुछ नहीं, मनी इज नथिंग, परिकल्पना है, साध्य नहीं साधन है। इसके बदले में संपत्ति के बदले में संपत्ति की कीमत के रूप में विनिमय यानी लेन देन, मतलब जैसे मैं आपको पिछली बार भी बताया कि एक वस्तु के बदले में एक वस्तु संपत्ति के बदले संपत्ति की कीमत के रूप में विनिमय करती है, लेन देन करती है, जो आज भी हमारे दस्तावेजों में सम्मान में उपलब्ध है। जो कि हमें बताया जाता है कि मापक के सिद्धांत के अनुसार दुनिया के हर मापक का मानक स्टैंडर्ड मात्रा स्थिरांक होती है, जो उसी प्रकार भारतीय मुद्रा रुपया की मापक है और इसकी मानक मात्रा भी स्थिरांक होती है, उसे घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। रुपये के मानक स्टैंडर्ड को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता है, ये अवैध है। ये भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अध्याय 10 धारा 177 से लेकर 188 तक सिक्कों, करेंसी नोट, बैंकों के कागजात या बैंक नोट या एवं सरकारी कागजों में अगर कुछ भी बदलाव किया जाता है तो इसके लिए कोई कानून होना चाहिए। अगर वो कानून बिना कानून के तहत अगर इसमें कुछ भी बदलाव होता है
तो आज इसमें आजीवन कारावास का भी प्रावधान है। उसके साथ साथ आईपीसी अध्याय 18 264 के तहत अगर करेंसी नोट या बैंक नोट के कूटकरण के संबंधित भी प्रावधान है, जिसमें अगर कुछ ऐसा गलत कुछ पाया जाता है तो इस एक्ट के तहत आजीवन कारावास का मतलब प्रावधान है, जो आज भी हमारे लिए प्रमाणित साक्ष्य है। हमने अभी तक भारतीय रुपये का हमने इतिहास देखा है। आगे हम अगले वीडियो में ये देखने वाले हैं कि हमारे इस भारतीय रुपये का कूटकरण कैसे किया गया और इस कूटकरण से हमारे मतलब भारतीय नागरिकों होने के नाते हमारे भारतीय नागरिकों के ऊपर इसका क्या परिणाम हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, ये सब चीज हम जानेंगे। तो अगला जो सब्जेक्ट होगा वो होगा जो रुपये का कूटकरण, कूटकरण की नीति कैसे की गई थी, किसने चीजें और उनके उसके पीछे क्या कारण था, ये सब हम चीजें जानेंगे। आपको अभी जो भी चीज मैंने समझाया, हो सकता है मेरे प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ हो गई हो या फिर मेरे बोली भाषा में अलग आपको वर्ड सुनने को मिला हो तो मुझे माफ कर देना। आप इसके बारे में जरूर रिसर्च करना। ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ ये एक किताब के आधार पे बोल रहा हूँ, ये मेरा इसमें मेरा खुद का लगाया हुआ कुछ नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर इससे आपको कुछ समझ में आया होगा या जरा सी भी आपको लगता होगा कि नहीं मैं इसने सही जानकारी दिया या फिर तो गड़बड़ है, तो आप जरूर रिसर्च कीजिए, इसके बारे में जानकारी लीजिए। हमारे रुपये को क्यों घटाया गया या फिर हमारे रुपये का क्या हुआ, वो आज चलन में है या भी नहीं, या कहीं खो गया है, कहाँ गुमनाम हो गया, ये सब हमें चीज जाननी चाहिए। हमारे रुपये का इतिहास ये हमने जाना है। तो अगली बार हम जब मिलेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे रुपये का कूटकरण कैसे किया जाए और आज वो रुपये को कूटकरण करके हमारे ऊपर ये बैंक नोट जिसपे हम लिखा है ना, आज की डेट में गवर्नर का एक मैंडेट है, उस पे एक एफिडेविट है, मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन अदा करता हूँ। तो ये जो लिखा हुआ है ये क्या वाकई में जो नोट है ये हमारे रुपये से जुड़े हुए हैं या वाकई में हमारा जो असली रुपया था उसी प्रकार से ये नोट भी हमारे असली है या नकली है, इस बारे में हम अगला वीडियो जरूर करेंगे। तब तक के लिए इस कमेंट में आप मेरे से कुछ गलती हो गया होगा या फिर कुछ आपको एक्सप्लेन करना होगा तो जरूर कमेंट में बताइए। मैं उस वीडियो में जो अगला वाला वीडियो आने वाला है उसमें जरूर सुधारना करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।